तो करंट अफेयर्स के अगले टॉपिक के अंतर्गत ईरान के द्वारा एक ड्रोन आपका कहें या फिर ये कह सकते हैं कि लड़ाकू हवाई वाहन है आपका, ये मानव रहित है, मतलब एक ड्रोन ही है ना, लेकिन ये एक तरीके से युद्धजनक परिस्थितियों में काम आता है। इसका नाम है मोहजे 10। अभी ईरान के द्वारा इसको जो है अनावरण किया गया है, लॉन्च किया गया है। मोहजे 10, मोहजेर 10 ये हल्का लड़ाकू मानव रहित विमान है, ठीक है, हल्का लड़ाकू मानव रहित विमान है। तो इसको जो है अभी ईरान के द्वारा ये तकनीकी विकसित की गई और इसका अनावरण किया गया। तो मोहजे 10 यूएवी, ठीक है, मोहजे 10 यूएवी का अनावरण किया गया है अगस्त 2022 में। मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन, ठीक है, इसी को हम यूएवी कहते हैं, मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहन, ठीक है, इसका नाम है मोहजे 10। इसका अनावरण किया गया, ठीक है। अब मोहजे 10 जो है, इससे पहले मोहजेर 6 था आपका, मोहजेर 6 का ही आपका क्या है, उन्नत संस्करण है। मोहजेर 6 पहले था, इसी का ये अपग्रेडेड वर्जन है, ठीक है। तो ईरान भी आपको पता है न्यूक्लियर पावर भी बनना चाहता है, लगातार प्रयास कर रहा है। और अमेरिका का एक आपका जो है हल्का लड़ाकू ऐसी तरीके का एक विमान है जिसका नाम है MQ-9 ड्रोन। MQ-9 ड्रोन के तर्ज पर ही आपका जो है मोहजे 10 को जो है उसके द्वारा डेवलप किया गया है, ठीक है। तो ये एक लड़ाकू ड्रोन है, 24 घंटे तक हवा में रह सकता है, मानव इसमें नहीं, मानव की जरूरत नहीं है आपकी, ठीक है। लगभग 2000 किलोमीटर तक ये जो है उड़ान कर सकता है, 2000 किलोमीटर एरिया कवर कर सकता है। 300 किलोग्राम तक इसमें पेलोड ले जाने की क्षमता, मतलब अपने साथ 300 किलोग्राम तक का विस्फोटक ले जा सकता है। 450 लीटर ईंधन की क्षमता है इसमें और 210 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से आपका ये मोहजे 10 आपका चलता है, ठीक है। तो ईरान के द्वारा अपनी सैन्य क्षमताओं में निरंतर वृद्धि की जा रही है और उसी वृद्धि के अंतर्गत मोहजेर श्रृंखला के अंतर्गत अपनी जो है सैन्य क्षमता को बढ़ाने का प्रयास किया गया है। मोहजेर 10 लड़ाकू विमान की श्रेणी में आपका जुड़ रहा है, ठीक है। तो आपको पता है ईरान के साथ कई सारे अरब देशों में भी आपस में जो है शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट के कारण से जो है सऊदी अरेबिया हो गए या आसपास के कई सारे देशों से उसका जो है मामला ठीक नहीं बनता है। और अभी जो इस समय विवाद चल रहा है, इजराइल फिलिस्तीन विवाद, उसमें हमास के साथ खड़ा हुआ है ईरान, ठीक है। तो ऐसे में ईरान को, अच्छा एक चीज़ आप लोग सोच रहे होंगे कि इजराइल इतना ज़्यादा एग्रेसिव मोड पे है, अभी गजा के बहुत सारे लोगों को उसने बोल दिया, 10 लाख से ज़्यादा लोगों को, कि गजा खाली कर दो, और अभी तक जहाँ वहाँ पे लोग रहे, यानी उसकी मंशा ये है कि पूरी तरीके से अब गाज़ा पट्टी को ख़त्म ही कर देना है, मतलब अब गजा पट्टी को पूरी तरीके से समाप्त कर देना है। इस मंशा के साथ जो है इजराइल काम कर रहा है और लोगों को अल्टीमेटम दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर देश छोड़ करके चले जाएं, गजा क्षेत्र छोड़ करके चले जाएं। कहाँ जाएं ये किसी को नहीं पता है, कि समंदर में कूद जाएं या इजराइल में आएंगे, इजराइल में मारे जाएंगे। बिजली, पानी, हवा सब बंद कर दिया गया है गजा में, और कहीं जा नहीं सकते हैं। एक तरफ मिस्र था, मिस्र ने अपने बॉर्डर क्लोज कर ली हैं। तो आप लोगों को ये लग रहा होगा कि इतना एग्रेसिव मोड पे ये चल रहा है इजराइल, अभी इसके ऊपर कोई भी हमला क्यों नहीं हो रहा है, मतलब इजराइल के ऊपर कोई हमला क्यों नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी अरब देश किसी के अंदर। लेबनान भी कर रहा था तो लेबनान भी अभी शांत चल रहा है। अब सारी की सारे पूरा का पूरा लड़ाई आपका हमास के साथ है, ये आप सोच रहे होंगे। पता है इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है जो काम, वैसे अब आप सोचिए हमारा हम कितने ज़्यादा, मतलब उस समय इंदिरा गांधी जी को मानना पड़ेगा, 1971 का वार जब हुआ था ना, तो अमेरिका ने अपना पूरा परमाणु पनडुब्बी लाके खड़ी कर दी थी, परमाणु 7वां बेड़ अपना लाके खड़ा कर दिया था बंगाल की खाड़ी में। कुछ वही भूमध्य सागर में उसने अपना एक युद्धपोत खड़ा कर रखा है अमेरिका ने, ठीक है, युद्धपोत खड़ा कर रखा है, साथ ही उसने बम बरसक विमान भेज दिए हैं। तो अमेरिका खड़ा है वहां पे, और अमेरिका इसीलिए खड़ा है कि कोई भी देश यदि ये प्रयास करेगा कि इजराइल पे हमला कर दे, तो अमेरिका का डर सभी को सता रहा है। मैं आपको सही सही बताऊं, नहीं तो अभी तक सब टूट पड़ते,
चील की तरह टूट पड़ते, लेकिन कोई नहीं मारेगा और कोई ये कोशिश भी नहीं करेगा। इजराइल के पास आज के टाइम पे उन्नत तकनीकी हैं, सारी चीज़ें हैं। देखो दोनों में से कौन सही है कौन गलत है पता नहीं, लेकिन मुझे बस इतना पता है कि मानवता शर्मसार हो रही है ना। ह्यूमैनिटी जीरो लेवल पे जा रही है, संवेदनशीलताएं जीरो लेवल पे जा रही हैं, लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इजरायलियों के दिमाग में एक बात बैठी हुई है, मैं आपको सही बताऊं। कल मैं एक जो है वीडियो देख रहा था, विश्व में जहां जहां पे भी इजरायली रह रहे हैं, इजरायली नागरिक सारे वापस इजराइल लौट रहे हैं। क्यों लौट रहे हैं पता है? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा समय देखा है, उन्होंने एक ऐसा समय देखा है जिस समय पर पूरा विश्व उनके साथ नहीं खड़ा था। जब हिटलर के द्वारा एक साथ 60 लाख यहूदियों को मारा गया, इजरायलियों को मारा गया, तो उनको लगा कि यार अपना देश नहीं रहेगा ना, हमें कभी कोई हमारे साथ आके खड़ा नहीं होगा। और आज इसलिए सोचिए, हाँ अन्य देशों में क्या होता है, कहीं मान लीजिए भारत देश के अंदर हमला हो जाए तो जो विदेशों में रह रहे हैं वो भारत आएंगे क्या? वो तो कहेंगे भाई टिकट कैंसिल कराओ। वहां के लोग पूरी सब काम धाम छोड़ करके, वैज्ञानिक है तो वो भी कह रहा मैं भी जाऊंगा इजराइल लड़ने के लिए। सोचिए, और सेना के द्वारा बकायदा हथियार दिए जा रहे हैं उन लोगों को, वो पूरी कंप्लीट ट्रेनिंग के लिए तैयार हो रहे हैं। तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि वहां के लोगों के अंदर राष्ट्रवाद किस स्तर का है, अपने राष्ट्र के। उन्होंने कहा कि इस समय हमारे लिए कोई प्राथमिकता नहीं है लड़ने के सिवा, क्योंकि हम लड़ेंगे नहीं तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो इजराइल का अपना एक ये पक्ष है कि भैया हमें लड़ना ही पड़ेगा, लड़ाई से ही हमारा अस्तित्व बचेगा। फिलिस्तीनियों के साथ क्या है, फिलिस्तीनी भी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। मतलब यहाँ पे आप दो तरफा एक तरफा होकर नहीं सोच सकते हैं, उनका भी अपना अस्तित्व है उनमें भी। लेकिन अब वही है कि ये जो लड़ाई है ना, अब ये लड़ाई एक ऐसे मोड़ पे जा चुकी है जहां पे वार्तालाप हो पाना, जहां पे आम सहमति बन पाना, जहां पे इस समस्या का समाधान निकल पाना बड़ा मुश्किल है। कभी डायलॉग को प्राथमिकता दी ही नहीं गई। जब युद्ध प्राथमिकता बन जाता है ना, और ये चीजें एक है समस्या कई सारे देशों, जब पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी डायलॉग को कहां प्राथमिकता देता है? मैं आतंकवादी भेज देता हूं, मैं जो है भारत के ऊपर परमाणु बम गिरा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर। इसके अलावा बताओ कोई और है इनके अंदर? बातें होती हैं। तो जब युद्ध, और 2 बार युद्ध 3 बार युद्ध कर चुके, कारगिल भी जोड़ लें तो जो इस मानसिकता के जब किसी देश के अंदर जो वहां के लीडरशिप होती है, तो लीडरशिप फिर किसी काम की नहीं होती है। शायद वहां पे अब्बास महमूद है, मुझे एग्जैक्ट नाम नहीं याद रहा, फिलिस्तीन में राष्ट्रपति भी हैं, शायद आपको पता ना हो बहुत सारे लोगों को। फिलिस्तीन में राष्ट्रपति भी हैं आपके वहां पे, अब्बास महमूद है शायद, लेकिन वो फिलिस्तीन में नहीं रहते हैं। ये हमास का जो मुखिया है ना, ये भी हमास में यहाँ नहीं रहता, फिलिस्तीन में नहीं रहता। मैं आपको एक चीज और बता दूं, सब बाहर रह के काम कर रहे हैं, आम जनता को भिड़ाए पड़े हैं, मारे पड़े हैं। अब पता है फिलिस्तीनियों के साथ क्या स्थिति कर दी है इजराइल ने? एक जेल बना दिया उसे प्रॉपर। वैसे तो वो खंडहर बन गया है पूरा का पूरा, लेकिन वो एक प्रॉपर जेल है। ना तो वहां बिजली है, ना तो वहां पानी है, ना तो लोग भूख से तड़प तड़प के मर जाएंगे। कहीं मरने की जरूरत ही नहीं, मारने की जरूरत ही नहीं। तो मतलब अभी स्थिति बहुत असामान्य है, और इसमें यूनाइटेड नेशन भी कोई समाधान नहीं निकाल पा रहा, ह्यूमन राइट कमीशन वाले भी कुछ नहीं, क्योंकि अब संप्रभुता की बात आती है, अस्तित्व की लड़ाई, वर्चस्व की लड़ाई नहीं है ये अस्तित्व की लड़ाई है। दोनों तरफ से अस्तित्व की लड़ाई है। इजराइल भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है और ये भी अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। देखो एक चीज बताऊं, इतिहास में क्या हो जाना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। जैसे अभी हमारे देश का विभाजन हुआ भारत का, हमने स्वीकार लिया, हमने स्वीकारा कि नहीं स्वीकारा बताइए? अंग्रेज करा के गए विभाजन। अभी भारत में अखंड भारत की बात चलती भी है, लेकिन सबके दिमाग में एक संशय भरा हुआ कि यार पाकिस्तान को भारत में नहीं मिलाना है कैसे भी करके ना। वैसे भी इतनी सारी प्रॉब्लम्स और भी बढ़ जाएंगी वहां, तो इतनी सारी दिक्कतें हैं, कभी नहीं सोचते हम, मतलब हमारे मन में भी ये विचार नहीं आता है। तो समय के साथ, क्योंकि हमने अपने आप को एक्सेप्ट कर लिया है, समय के साथ आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब परिस्थितियां दूसरी हैं। इजराइल इस समय बहुत मजबूत देश है, आप देखो कितने अंतर, डिप्लोमेटिक रिलेशन उसके कितने अच्छे हैं। आज भारत जहां पहले फिलिस्तीन के साथ खड़ा हुआ करता था, आज वो पूरी तरीके से शिफ्ट हो गया इजराइल में। ये इजराइल की डिप्लोमेटिक जीत है। उसने उन देशों को भी अपने पक्ष में मिला लिया है जो कभी अरब देश जो युद्ध लड़े थे उस फिलिस्तीन के लिए,
आज भी इजराइल के साथ खड़े हैं। सोचिए, काफी देश, कोई खुल के विरोध नहीं कर रहा, ना मिस्र कर रहा, ना सऊदी कर रहा, ना यूएई कर रहा। यूएई तो साफ आके खड़ा हो गया। अच्छा, यूएई क्यों कर रहा है? आपको पता है, क्वाड बना था, क्वाड बनाया गया I2U2, तो उसमें यूएई है, इजराइल है, यूएसए है, इंडिया है, इन सब का बेनिफिट मिल रहा है। अब्राहम एकॉर्ड है, अब्राहम एकॉर्ड में जो है अरब देशों के द्वारा इजराइल को मान्यता प्रदान की जा रही है। इस सब जो है इसका फर्क पड़ रहा है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है पता है? सबसे बड़ी समस्या है कि युद्ध हमास ने चालू किया। इस युद्ध में हमास के द्वारा जो निरंकुशता दिखाई गई ना, तो अभी विश्व समुदाय जो फिलिस्तीन के पक्ष में होता भी था वो भी नहीं है। तो अभी बहुत बुरा स्थिति है और अमेरिका खड़ा हुआ है वहाँ पे। किसी देश की जरूरत तो नहीं होगी कि उस पर हमला करे इजराइल पे, क्योंकि उस पर हमला करते ही फिर मामला बदल जाएगा। अब इसमें बस एक ही चीज़ है, कोई देश एंट्री ना करे, और शायद कोई देश एंट्री नहीं करेगा, कोई अपने सर पे युद्ध नहीं मोड़ लेगा। यदि कोई कंट्री एंट्री करती है और हमास की तरफ से या किसी भी तरफ से, तो फिर भाई माजरा बहुत बिगड़ जाएगा। अमेरिका तब तक नहीं बोलेगा, अमेरिका तो सैन्य सहायता देता रहेगा, अमेरिका तब तक नहीं बोलेगा जब तक इजराइल में कोई दूसरा देश हमला नहीं करेगा, तब तक अमेरिका नहीं बोलेगा। ठीक है, तो ये मामला बहुत पेचीदा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यूएसए का तो, यूएसए कभी समाधान निकालना ही नहीं चाहता चीज़ों का। ठीक है, यूएसए कभी भी समाधान नहीं निकालना चाहता। चलो अलग बात है। तो ये आपका एक मानव रहित ड्रोन है। आने वाले समय में देखिए युद्ध ये करेंगे, है ना। और ये अभी देखेंगे इजराइल वाले क्षेत्र में भी यही उड़ रहे हैं खूब। तो ईरान के द्वारा 1985 से ये चालू किए गए थे ड्रोन बनाना। पहली बार अबाबील बनाया गया था, अबाबील 1, और फिर मोहजेर 1 के साथ यूएवी का प्रयोग करना चालू किया गया था। मोहजेर 10 आ चुका है आपका। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और अगस्त 2023 में तेहरान ने रूस में आयोजित एक आपकी आर्मी 2023 डिफेंस एक्सपो था, उसमें जो है ये श्रृंखला को प्रकाशित किया अपना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एक तो ये खबर है आपकी। दूसरा, अभी बाघों की जनगणना को लेकर तो मैंने आपको सेशन ले दिया था, मैंने आपको बताया था कि बाघों की जनगणना हो गई है। ठीक है, ये खबर है राजस्थान से। राजस्थान ने अपने 5वें बाघ अभ्यारण्य को, टाइगर रिजर्व को मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, तो 22 अगस्त 2023 को देखो, जो आपके टाइगर रिजर्व होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, इन सबको राज्य सरकारों के द्वारा अधिसूचित किया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है आपका, उसके द्वारा धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य को, कौन सा बाघ अभ्यारण्य है? धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य को 5वां बाघ क्षेत्र घोषित किया गया है। धौलपुर करौली बाघ, ठीक है, अभ्यारण्य था आपका पहले ये। ठीक है, धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य को क्या किया गया? प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत ले आया गया। अभी टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया अभ्यारण्य। ठीक है, राजस्थान के द्वारा धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य को क्या किया गया? 5वां अपना। ठीक है, वहां पे पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव थे, उनके द्वारा। अभी राजस्थान में चुनाव भी स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, चुनाव के लिए डेट आ चुकी है, आचार संहिता लग चुकी है। इस समय सारी पार्टियां दमखम के साथ लगी हुई हैं। इस समय वर्तमान में टोटल कितने बाघ अभ्यारण्य हो चुके हैं? टोटल 54 हो चुके हैं। कितने हैं प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत? 54। ठीक है, भारत के अंतर्गत अभी 54 हो चुके हैं टोटल बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब ये आपकी एक संस्था यहाँ पे आती है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। एक संस्था का नाम हमेशा आता है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है, एक संस्था बनाई गई है। जब प्रोजेक्ट टाइगर चालू किया गया था 1973 में, तो पर्यावरण वन मंत्रालय के अंतर्गत आपका एक वैधानिक निकाय बनाया गया। ये आपका किसने? पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत है। और जो है पहले तो बनाया गया था 1972 में बनाया गया था, इसका गठन किया गया था। बाद में 2006 में इसमें संशोधन किया गया, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत इसको जो है गठित किया गया था। तो ये आपका जो है बाघों के संरक्षण को लेकर के सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली प्रभावशाली संस्था के तौर पे काम कर रही है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर आप सभी को ध्यान रखना है।
अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। अगला है, एक नदी है आपकी, ठीक है। अब इस नदी के बारे में मैं थोड़ा सा एक बार क्रम से बताता हूँ, ठीक है। एक नदी है, ये तमिलनाडु की नदी है, ठीक है। इसका नाम है परवनार नदी। परवनार नदी ये कहाँ पड़ती है परवनार नदी? देखो बेसिक कई बार क्वेश्चन आते हैं यूपीएससी में, खास करके इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये नदी आपकी तमिलनाडु में एक जगह है, कुड्डलोर जिला, स्थानीय नदी है वहां की, ठीक है। कुड्डलोर जिला तमिलनाडु में ये आपकी नदी है, परवनार नदी, ध्यान रखिएगा। इसका जो नदी बेसिन है, ठीक है, इस नदी बेसिन को अभी इसका मार्ग परिवर्तन किया गया, मतलब कृत्रिम तरीके से इसका मार्ग के परिवर्तन को किया गया है। और इस नदी का मार्ग परिवर्तन काफी समय से किया जा रहा था। 21 अगस्त 2023 को इसका मार्ग परिवर्तित हो गया पूरी तरीके से। क्वेश्चन यदि पूछा जाए, इसके नदी बेसिन का मार्ग परिवर्तित किया गया, सोचिए ये कितना बड़ा काम कर डाले ये लोग, मार्ग ही बदल दिए नदी का, ठीक है। टोटल 12 किलोमीटर तक इसका मार्ग बदला गया है। क्यों इसका मार्ग किसने बदला है? नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसका नाम मार्ग बदला गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक खदान है, ठीक है, और खदान को लेकर के वहां पे जो है खदान का काम कर रहे थे, और वहां पर जो है अब सोचिए पूरा का पूरा इकोसिस्टम ही चेंज कर दिया। उस खदान के एक्सटेंशन को लेकर के नदी का बेसिन आ रहा था, तो इसलिए नदी के बेसिन को थोड़ा सा और दूर कर दिया गया है। नेवेली लिग्नाइट के द्वारा ये पूरा का पूरा नदी का मार्ग परिवर्तित किया गया है, रूट परिवर्तित किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये नदी कौन सी है? परवनार नदी। कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु की नदी है आपकी, ठीक है। अब इससे क्या होगा? इससे बेनिफिट ये होगा कि पहले तो जो अब चूंकि पूरा का पूरा नदी बेसिन, तो जो एरिया इसके नदी बेसिन में खदान का था, उस वाले स्टेशन में तो खदान से जो माइनिंग होनी होगी वो होगी। बाकी जिस क्षेत्र में इस नदी का मार्ग परिवर्तित किया गया है, वहां पे जो है अब एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई गतिविधियां की गति प्रदान हो जाएगी। तो ये परवनार नदी है, इसका मार्ग परिवर्तन अभी हाल ही में किया गया है, ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। देखो मानव कुछ भी कर सकता है, हम सब हर तरीके से तैयार हैं, हर चीज कर लेते हैं, ठीक है। अगला है, देखो भारत सरकार के द्वारा एक बहुत बड़ी स्वास्थ्य योजना चालू की गई थी, आयुष्मान भारत योजना, ठीक है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो अभी भारत सरकार के द्वारा, मतलब भारत सरकार के मिजोरम राज्य के द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की माइक्रो साइट शुरू की गई है, ठीक है। 23 अगस्त 2023 को आइजोल में जो है ये साइट का जो है अनावरण किया गया। एक माइक्रो साइट प्रारंभ की गई है, जिसके तहत मरीजों को, मतलब एक वेबसाइट आपकी शुरू की गई, और ये भारत का पहला राज्य बन गया जो आयुष्मान भारत के तहत उसने साइट चालू की है, ठीक है। मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने का प्रयास रहेगा, और ये आपका जो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत ही पूरी की पूरी साइट आपकी संचालित की जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य सेवाओं को प्रदान करने के लिए मिजोरम भारत का पहला राज्य बना है जिसने आयुष्मान भारत के अंतर्गत एक आपकी वेबसाइट प्रारंभ की है, माइक्रो साइट प्रारंभ की है, जिसका अल्टीमेट गोल है लोगों तक डिजिटली स्वास्थ्य से जुड़ी हुई सुविधाओं को पहुंचाना, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें जितनी भी स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें हैं उन सभी को लेकर के काम किया जाएगा, तो ये आपको एक ध्यान रखना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये है आपका, इसको आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को हम ABDM भी बोलते हैं, कई जगह पे ABDM लिखा मिल जाए तो शॉर्टकट में ABDM भी बोला जाता है। तो माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला है, भारत का पहला अंडर वाहन, ये भारत का पहला मतलब पानी के नीचे का वाहन है, अंडर वाटर वाहन, इसका नाम है निराक्षी। इसको लॉन्च किया गया है, नाम क्या रखा गया है? निराक्षी, ठीक है। ये भारत का पहला क्या है? अंडर वाटर वाहन है, भारत का पहला अंडर वाटर वाहन जो पानी के नीचे चलेगा, अंडर वाटर वाहन। नाम क्या है इसका? निराक्षी। क्या नाम है इसका? निराक्षी, ठीक है। तो इसको लॉन्च किया गया है जुलाई 2023 में। बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए निराक्षी नामक एक स्वायत्त अंडर वाटर वाहन को लॉन्च किया गया है, और ये जो है आपका इसका निर्माण क्या है? कोलकाता की युद्धपोत कंपनी आपकी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स के द्वारा इसको क्या किया गया है? ठीक है।
तो ये ध्यान रखिएगा। निराक्षी आपका एक तरीके से हल्का है और लोगों को ले जाने वाला, मतलब लोगों को ले जा सकता है, ये वाहन में लोगों को बैठा करके। तो ये आपका 300 मीटर गहराई तक जा सकता है, ठीक है, 300 मीटर गहराई तक इसको ले जाया जा सकता है। और ये आपका नदियों में भी जा सकता है, समुद्री क्षेत्रों में भी जा सकता है। तो अंडर वाटर जो है बाटन है, ये आपका क्या करेगा, समुद्र के नीचे अकेले या जल के नीचे काम कर पाएगा। निराक्षी का मतलब है जल में आंखें। निराक्षी का मतलब क्या है, जल में आंखें, जल में आंखें। इसका नाम जो रखा गया है, इसका हिंदी का मतलब है जल में आंखें। और भारत का अपना पहला ये आपका अंडर वाटर वाहन है, ठीक है, ये भारत का पहला अंडर वाटर वाहन है। और लगभग ये बेलनाकार आकार का है, लंबे आकार का है, आप देख सकते हैं, ये है आपका, ठीक है, इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है ना। तो इसमें जो है काफ़ी बड़ी संख्या में रक्षा प्रौद्योगिकी के द्वारा जो है ये आपका बनाया गया। अब धीरे धीरे इसमें काफ़ी सारी चीज़ें, देखो ये इंपॉर्टेंस क्यों है, कभी मान लो डिफेंस से जुड़ी हुई कोई भी समस्या आ जाती है, कुछ भी आ जाती है, तो ये समुद्री सुरक्षा के लिए बहुत शानदार रहेगा। समुद्री सुरक्षा के लिए खासकर इसका प्रयोग किया गया है। एक पनडुब्बी की तरह मान सकते हैं, जो कि हल्का है और छोटा है, ठीक है। पनडुब्बियाँ तो बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन ये किसी भी प्रकार की रक्षा को लेकर समस्या होगा तो ये कुछ ना कुछ वहाँ पे सहायता कर पाएगा। तो भारत की रक्षा क्षमताओं में वृद्धि होगी। तो एक आपको निराक्षी आपका लॉन्च किया गया है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। दूसरा आपका ये भारत का पहला अंडर वाटर वाहन है। दूसरा मैंने आपको बताया आयुष्मान भारत मिशन के तहत माइक्रोसाइट प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है मिजोरम के द्वारा, ठीक है। इसके बाद ये आपकी नदी है परवनार नदी, इसका मार्ग परिवर्तित कर दिया गया है और ये तमिलनाडु की नदी थी, नेवेली लिग्नाइट के द्वारा इसका नाम मार्ग परिवर्तित किया गया है। इसके बाद ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, इसके द्वारा 5वां, राजस्थान का 5वां और भारत में 54वां आपका जो है ये धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य को बनाया गया है। और इसके बाद ईरान के द्वारा एक जो है मोहेजर 10 करके ईरान के द्वारा अपना खुद का यूएवी लॉन्च किया गया है। क्लियर है, स्पष्ट है। तो ये आज के करंट अफेयर से जुड़े हुए 5 टॉपिक थे आपके, ठीक है। इसको अब रिवाइज करने हैं, जितने भी बताता जा रहा हूँ उसको रिवाइज करते जाना है।